गुड मॉर्निंग। हम केस स्टडी मेथड देख रहे थे। एक केस हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे से क्लियर भी होगा केस स्टडी। जो एक्टिविटी 9 है, द केस ऑफ एन ओ रियल नेम बर्था पेफिहिम was suffering from a variety of odd physical and psychological symptoms. One of them was that for several weeks she was unable to drink any fluids. एनो एक लेडी थी, तो इसको काफ़ी सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे। जब ये सिगमंड फ्राइड के पास ट्रीटमेंट के लिए आई तो उसमें से एक ये था कि वो कई हफ्तों से कुछ पी ही नहीं सकी थी। कोई ड्रिंक वो कई हफ्तों से ले ही नहीं सकी थी, ना पानी ना कोई भी ड्रिंक फ्लूइड वो कुछ ले नहीं सकी थी। Anna would pick up the glass of water, but as soon as it touched her lips, she would push it away like someone suffering from hydrophobia. वो जैसे ही पानी का ग्लास लेती उसे अपने होठों से लगाती तो वो उसको हटा देती थी, जैसे उसको पानी से डर लग रहा हो। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर होता है किसी इंसान को, वो हाइड्रोफोबिया होता है, वो बीमारी हाइड्रोफोबिया है। तो ये भी ऐसे ही करते कि पानी का ग्लास लेती, हाथ में उसे प्यास महसूस होती थी, लेकिन वो जैसे ही उसे अपने होठों से लगाती तो वो उसे दूर कर देती, मानो उसको पानी से डर लग रहा हो। Anna lived only on fruits such as melon etc. so as to lessen her tormenting thirst. तो वो सिर्फ फ्रूट्स ले रही थी। ड्रिंक भी तो होना ज़रूरी, फ्लूइड तो जाना ज़रूरी है ना, अपनी बॉडी में पानी जाना, पानी की भी ज़रूरत होती है हमको। तो वो सिर्फ फ्रूट्स ले रही थी, वो कमी को पूरी करने के लिए वाटरमेलन खा रही थी। तो काफ़ी शदीद प्यास से सफ़र हो चुकी थी ये। इसका हिप्नोसिस किया गया। हिप्नोसिस में क्या पता चला? ड्यूरिंग हिप्नोसिस एनो ग्रम्बल्ड अबाउट हर इंग्लिश लेडी कंपेनियन whom she did not care for, and went on to describe with every sign of disgust how she had once gone into this lady's room and how her little dog had drunk out of a glass there. तो ये अपने लेडी कंपेनियन के बारे में बताती है कि जिसकी कोई फ़िक्र नहीं थी और वो एक ज़िल्लत का, एक तज़लील का एहसास के साथ ही वो उसको देखती थी। तो कैसे एक बार वो इस लेडी के कमरे में आई और कैसे उसके जो कुत्ता था उसने इसका गिलास से पानी पी लिया। ड्यूरिंग हिप्नोसिस एनो, देखो हिप्नोसिस में तो क्लाइंट ट्रांस में चला जाता है और फिर वो अनकॉन्शियस में रिवील करता है, अनकॉन्शियस में वो बोलता है जो कुछ भी उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सारे रिवील होते हैं हिप्नोसिस के बीच में। तो इसमें इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि कैसे वो लेडी के कुत्ते ने पानी पी लिया था। एंड नाउ आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब वो हिप्नोसिस शुरू था तो उसको एन्नो को कुछ पीने के लिए कहा गया, तो उसने बहुत सारा पानी पिया, कोई डिफ़िकल्टी के बगैर, अभी उसको कोई परेशानी नहीं हुई और उसने बहुत सारा पानी पी लिया। शी वॉज इन हिप्नोसिस, शी वॉज इन ट्रांस, अभी वो ट्रांस में थी। हिप्नोसिस के बीच में जब ये हिप्नोटिज़म का पीरियड चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, जब हिप्नोसिस का प्रोसेस चल रहा था उस वक्त उसको पानी पीने के लिए कहा गया, तो उसने बहुत सारा पानी पिया बिना कोई परेशानी के। अभी उसको ऐसा उसने ग्लास को होठों से नहीं हटाया क्योंकि वो तो कॉन्शियस में थी ही नहीं। लेकिन फिर ये हुआ कि जब ऐसे उसने बहुत सारा पानी पिया, वो होश में आ गई, वो अवेयर हो गई, अवोक हो गई from her hypnosis with a glass at her lips, and thereupon the disturbance inability to drink water vanished never to return. और उसके साथ ही जो वो ग्लास को मुंह नहीं लगा पा रही थी, जो वो कोई लिक्विड फ्लूइड नहीं ले पा रही थी, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ? Freud's interpretation was that Enau had replaced the memory of incident dog had drunk out of glass along with the emotion that it triggered, and that this was what had caused her inability to drink. कि एन्ना ने उसको अपने दिल में दबा के रखा था वो इंसिडेंट को, कि कैसे कुत्ते ने पानी पी लिया था गिलास से, और साथ में जो एक नफ़रत के जज्बात भी थे, जो एक तज़लील के एहसासात भी थे उस लेडी के साथ में।
तो वो भी साथ में थे, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाती थी। लेकिन हिप्नोसिस के दरमियान में क्या हुआ, फर्दर मोर ड्यूरिंग हिप्नोसिस एन्ना ओज रिकलेक्शन ऑफ द इंसिडेंट अलॉन्ग विथ हर एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन शी हैड रिप्रेस्ड कॉज द सिम्टम्स टू गो अवे। हिप्नोसिस के दरमियान ये हुआ कि उसने वो इंसिडेंट को फिर से याद किया, अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया, मतलब उसने वो पानी पी लिया और अभी जो रिप्रेस मेमोरी थी वो सारी चले गई और वो उसको वो सिम्टम से निजात मिल गई। इसलिए देखो ये साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर आपके साथ में कोई सैड इंसिडेंट हुआ है तो लोग बोलते हैं कि उसके बारे में बात मत करो, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना नुकसानदा होता है। आपको उसके बारे में बात करना चाहिए। आपको किसी से, आपकी कोई अच्छे रिलायबल फेथफुल फ्रेंड से, आपकी कोई फैमिली मेम्बर से या फिर साइकोलॉजिस्ट, कोई एक्सपर्ट साइकोलॉजी से आपको ये शेयर करना चाहिए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना बने आपके मन में और आप उससे जल्दी से बाहर निकल सकें। किसी की जो ग्रीवेंस वाला भी होता है, किसी के डेथ का आपको दुख है, कोई बहुत लव्ड वन है, अगर आप जब तक कि आप उसको अवॉइड करते हैं उसके बारे में बात करना, तो जब तक कि आप उस दुख से, उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए हमें मरने वाले के बारे में बात करनी चाहिए, उसकी यादों को ताज़ा करना चाहिए, तो आप का वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जल्दी वापस आते हो। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे मैं कोई कॉलेज में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाती, मैं तो प्रैक्टिस ही करती हूँ। इसलिए आपको और भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिफ़िकल्टी है, ओसीडी है, कोई थॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं, ऑब्सेशन है, कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इशू आपको है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिए। आपका नाम लिए बग़ैर मैं उसके लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको उसके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो अभी बैक टू स्टडी चलते हैं फिर से हमारे चैप्टर की तरफ, जिसमें कोरिलेशन स्टडीज़ हैं। There are certain scientific studies which make use of correlation as a statistical tool to understand the relation among variables. Such studies are called correlation studies. देखो बेसिकली कोरिलेशन स्टडीज़ वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करने के लिए है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है ये, जिससे हम एक्सपेरिमेंट में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके स्टडी करते हैं। Correlation is a statistical tool used to measure the relationship between two or more variables, जो मैंने अभी बताया. If the change in one variable appears to be accompanied by a change in the other variable, the two variables are said to be correlate and this independence is called correlation. देखिए जो दो हमारे वेरिएबल होते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं कि इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी फैट रिड्यूस हो रहा है, तो एक्सरसाइज और बॉडी फैट, ये एक्सरसाइज एक वेरिएबल हो गया, बॉडी फैट एक वेरिएबल हो गया। तो जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जैसे आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो तो आपका फैट कम हो रहा है, ये एक वेरिएबल एक्सरसाइज बढ़ रही है और फैट कम हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल का रिलेशन है ना आपस में। तो ये जो रिलेशन होते हैं, ये जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं ये वेरिएबल, इसके रिलेशन को जानना कोरिलेशन कहलाते हैं। The extent of correlation between two variables is measured by correlation coefficient. इसको correlation coefficient के ज़रिए मेज़र किया जाता है, जो कि हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होता है। A correlation coefficient is always a number between -1 to +1. The sign plus or minus of a correlation coefficient indicates the strength of the relationship between the variables. ये हमेशा ही -1 +1 के बीच में ही इसका आंसर आता है, और ये इस जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये वो बताते हैं। 3 टाइप के कोरिलेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन बोथ वेरिएबल्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम दे आर सेड टू हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन देम। जब दोनों ही वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं, जैसे
आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, जैसे आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मोर स्टडी मोर मार्क्स, ये दोनों ही अपने वेरिएबल साथ साथ में बढ़ रहे हैं। जितनी स्टडी हो रही है उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। जब दोनों ही वेरिएबल, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बार हमको कंफ्यूज होता है। जैसे एक और एग्जांपल है रेस्ट और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप रेस्ट करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, कम होता है, लेवल में आता है। तो ऐसे तो हमको ये चीज़ पॉजिटिव लग रही है कि आप रेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट हो रहा है, ये हमको पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो को रिलेशन है ये निगेटिव है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। आपका रेस्ट बढ़ रहा है और आपका बीपी कम हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप, ये निगेटिव रिलेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता ही है। आई एम गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। आप उसको रेस्ट को बीपी की मेडिसिन से रिप्लेस कर लीजिए। नहीं, ठीक है, रेस्ट का बीपी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पर कितना सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट पड़ता है ये आपको कोई फिजिशियन ही बता सकता है। आप इसको फाइनल समझ के मत चलिए। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि वैसे तो आपके बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन जो को रिलेशन है बिटवीन दैम, रेस्ट और बीपी, ये जो दोनों वेरिएबल्स है इनके बीच में जो रिलेशन है वो निगेटिव है। In case of positive correlation, the value of correlation is found between 0 and +1. For example, the amount of rehearsal and recall score. तो पॉजिटिव कोरिलेशन में ये होता है कि रिलेशन आपका 0 से +1 के बीच में आता है। मिसाल के तौर पर आप जितनी ज़्यादा रिहर्सल करते हो आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। निगेटिव उतने अच्छे से आपको चीज़ें याद होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ में बढ़ रही है, इसलिए ये दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। निगेटिव कोरिलेशन, व्हेन एन इंक्रीज in one variable is associated with a decrease in the other and vice versa, they are said to have a negative correlation between them. जब दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल बढ़ता है और एक वेरिएबल कम होता है तो ये निगेटिव कोरिलेशन होता है। इन केस ऑफ निगेटिव कोरिलेशन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन 0 to -1। वैल्यू 0 से -1 के बीच में रहती है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड लेवल ऑफ बॉडी फैट्स। देखो अभी यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेवल ऑफ एक्सरसाइज बढ़ रहा है और बॉडी का फैट कम हो रहा है। तो वैसे तो आपकी बॉडी पे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो और आपकी बॉडी स्लिम हो रही है, फैट उसमें से कम हो रहा है। लेकिन लेवल ऑफ एक्सरसाइज और बॉडी फैट, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो कोरिलेशन है, वो निगेटिव है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए। A zero correlation, when any change in one variable brings no significant change in other variable, they are said to have a zero correlation. In case of zero correlation, the value of correlation coefficient is found to be zero. For example, height and intelligence. जब दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक चीज़ कम होने से दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। और इसका कोरिलेशन आंसर भी हमेशा ज़ीरो ही आता है, यानी कि नो रिलेशन। जैसे किसी इंसान की हाइट ज़्यादा है तो उसका टैलेंट ज़्यादा हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाइट का इंटेलिजेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाइट कितनी भी बढ़ जाए, आपका टैलेंट नहीं बढ़ता, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं। तो ये ज़ीरो रिलेशन है। चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।